नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत था, स्वागत है और स्वागत रहेगा। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान कक्षा 10 की, मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कक्षा 10 की साइंस, और वो भी सेशन 2022-23 के लिए। दोस्तों बात करते हैं कि आज की वीडियो हमारी है पार्ट नंबर 2 की, और इसके पहले वाली वीडियो पार्ट नंबर 1 में आपको दी जा चुकी है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों बता दें कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर या यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, मतलब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब दोस्तों बात कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार, मतलब आज की टॉपिक है दोस्तों केमिकल रिएक्शंस एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने तरह की होती हैं। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। जैसे आप देखते हैं जब आपके घर पे चाय बनता है तो चाय बनाने के लिए आप चीनी डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, अदरक डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं, बाद में सबको गर्म कर देते हैं। जब सारी चीज़ें गर्म हो जाती हैं उसके बाद आपको चाय मिलता है, उसमें चाय पत्ती भी आप डालते हैं। देखिए चाय पत्ती मैं भूल गया, तो बिना चाय पत्ती के चाय अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए चाय भी डालिए, ठीक है। और जब सबको मिला के आप उसमें गर्म कर देते हैं तो उनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसको आप चाय कहते हैं। तो सीधी सी वही बात है, जैसे हम मान लेते हैं कि चीनी, चाय, पानी सब कुछ मान लेते हैं ए और बी है, ठीक है। और जब आप ए और बी को आपस में मिलाते हैं, मिला करके गर्म करते हैं, गर्म करने का निशान यहाँ पे बना देते हैं, ये त्रिभुज है। ये त्रिभुजाकार भाग जो है वो गर्म होने के चिन्ह को दिखाता है। ये रासायनिक प्रक्रियाओं में एक सिंबल बनाने का तरीका है, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये चीनी, पानी, चाय है, चाय बनाने जा रहे हैं हम लोग, चीनी पानी मिला रहे हैं, चीनी पानी आपस में मिला के जब गर्म किए जाएंगे तो चाय बन जाएगा। चाय को हम लोग मान लेते हैं ए बी है, ठीक है। तो जान लीजिए कि परिभाषा क्या होगी, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला के गर्म किया जाता है और तभी उसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो सीधी सी बात जानिए, फिर से सुनिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में मिलना और किसी नए पदार्थ का बनना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। आप किसी तरह से परिभाषा लिख सकते हैं जो आपको आसानी से याद हो सके, लिख सकते हैं, जैसे a + b = ab। अब जान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, तो जहां रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट होती है वहीं पर अभिकारक आ जाते हैं और उसी में उत्पाद भी बन जाता है या उत्पाद भी मिल जाता है आपको, ठीक है। देखिए जो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, यानी कि ए और बी हम लोग माने हैं, कोई भी दो पदार्थ हो सकते हैं। जैसे जब आप रासायनिक विज्ञान पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बहुत से रासायनिक यौगिक हैं, बहुत से रासायनिक पदार्थ हैं जो आपस में अभिक्रिया करते हैं और करके कोई न कोई नया चीज़ जरूर बनाते हैं। जो पदार्थ आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं उनको अभिकारक कहा जाता है। उनको क्या कहते हैं, अभिकारक कहा जाता है, यानी कि रिएक्टेंट कहा जाता है, रिएक्टेंट। और जब ये आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं तो कोई ना कोई नया पदार्थ बनता है। इस नए पदार्थ को हम लोग उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्पाद कहते हैं। बहुत ही बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, और आशा करता हूं आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, तभी आपको आगे की वीडियो मिल पाएगी। तो दोस्तों चलिए एक और छोटा सा निवेदन है कि अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कर दीजिएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आशा करते हैं आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ जरूर होगा, एक होगा अभिकारक, दूसरा होगा उत्पाद। उत्पाद कौन सा चीज़ होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि उत्पाद पहले से हमारे पास नहीं होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है तभी उत्पाद आपको मिलता है। जब हम चाय बनाने के लिए योजना बनाते हैं, चीनी पानी आपस में मिलाते हैं, उनको मिला के गर्म करते हैं, तभी चाय बनता है, तभी उत्पाद आपको मिलता है। उसके पहले कोई उत्पाद आपको नहीं मिलता है, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए अभिकारक क्या होते हैं तो आप बोलेंगे वे दो या दो से अधिक ऐसे पदार्थ या वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं वही अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए उत्पाद क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, तो आप बोलेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है उसी को उत्पाद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया आपको कितने तरह की होती है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका चैप्टर भी उसी नाम से है और आज हमारी टॉपिक भी उसी नाम से है। देखिए अगर हम पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो दोस्तों बहुत तरह की अभिक्रियाएं होती हैं, बहुत तरह की होती हैं अभिक्रियाएं, लेकिन उनमें से छांट के कुछ प्रकार आपको केवल पढ़ना है। उन प्रकारों में सबसे पहला कौन है, तो देखिए वो है सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया। क्या, संयोजन अभिक्रियाएं, या फिर इनको कहते हैं योगात्मक अभिक्रियाएं। देखिए
सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कितने प्रकार का होता है, फिर एक एक करके उदाहरण के साथ पढ़ते चलेंगे सबको, ठीक है। देखिए, पहली अभिक्रिया हो गई संयोजन अभिक्रिया, दूसरी हो गई वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं उसे, अपघटन अभिक्रिया याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो दो प्रकार आप पढ़ लिए। कौन कौन प्रकार हो गया? एक संयोजन अभिक्रिया हो गया, दूसरा क्या हो गया? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हो गई। तीसरी कौन सी अभिक्रिया होती है? देखिए, विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है दोस्तों? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए, विस्थापन अभिक्रिया आप जान सकते हैं, देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है विस्थापन, ठीक है। अब देखिए चौथी अभिक्रिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब ऊपर वाले में तो केवल विस्थापन हो रहा था और इसमें नीचे वाले में देखिए द्विविस्थापन, मतलब 2 बार विस्थापन हो रहा होगा, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा और आशा करता हूँ नाम भी याद हो रहा होगा आपको, ठीक है। देखिए, जितनी यहाँ पे मैं बताऊंगा ना, केवल उसी में से पेपर में पूछा जाएगा, तो ये सबसे रोमांचक बात है, ठीक है। और जो मैं उदाहरण बताऊंगा ना, वही उदाहरण आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा, चाहे उल्टे पूछा जाए चाहे सीधे पूछा जाए, ठीक है। मतलब इधर उधर करके पूछा जा सकता है। अब देखिए पांचवी कौन सी अभिक्रिया है? पांचवी अभिक्रिया है, देखिए पांचवी अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया। क्या है दोस्तों? उपचयन अभिक्रिया या केवल उपचयन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छठवीं है अपचयन अभिक्रिया। छठवीं क्या है दोस्तों? अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप दोनों को मिला देंगे तो एक नई रिएक्शन मिलती है आपको, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, या आक्सी उपचयन अभिक्रिया, ऐसे बोल सकते हैं, आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए, इन सभी अभिक्रियाओं को ही आपको पढ़ना है, इनके अलावा आपसे कोई रिएक्शन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। इतने रिएक्शन को आपको अच्छे से समझना है। अब देखिए, इसमें 2 अभिक्रियाओं को और डाल दिया गया है, एक होता है उष्मा फेंकी अभिक्रिया और एक होता है उष्मा सोखी अभिक्रिया। अरे यार, गलत हो गया, उष्मा फेंकी नहीं, उष्मा छेपी अभिक्रिया, और उष्मा सोखी नहीं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए होता क्या है, एक है उष्मा फेंकी, अरे उष्मा छेपी अभिक्रिया, और दूसरी है उष्मा शोषी। उष्मा शोषी, इसको हम लोग प्यार से कहते हैं उष्मा सोखी अभिक्रिया। मतलब ये उष्मा छेपी अभिक्रियाएं क्या हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसका एक सबसे खास एग्जांपल है, जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो हमारे अंदर पाचन होता है। जो भोजन हम लोग बड़ा बड़ा टुकड़ा, मीट मांस का टुकड़ा खा लेते हैं, रोटी का टुकड़ा बड़ा बड़ा खा लेते हैं ना, उसको शरीर के अंदर जाने के बाद उसका दहन होता है। उस दहन में भोजन को जलाया जाता है, जलाया जाएगा तो फिर हमको ऊर्जा मिलती है उससे, ठीक है। तो वो अभिक्रिया यहाँ पे दिया गया है, उसको कहते हैं उष्मा छेपी अभिक्रिया। तो वह सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आपसे पेपर में जरूर पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इस अभिक्रिया को भी जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए, इतने तरह की अभिक्रियाएं हैं, बस यही आपसे पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक को पढ़ेंगे अच्छे से, संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। और चलिए उसके बाद पढ़ेंगे उष्मा छेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। ये उष्मा शोषी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उष्मा छेपी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यही पेपर में गारंटी के साथ पूछा जाता है। चलिए आइए चलते हैं, सबसे पहला पढ़ेंगे इसमें से संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा? पेपर में पूछा जा सकता है कि संयोजन अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, या संयोजन अभिक्रियाओं की परिभाषा लिखिए और उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं, बात करें संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये आप ऊपर एक रिएक्शन देख रहे हैं, इसमें ए है और बी है। मान लेते हैं कि ए दूसरा रासायनिक पदार्थ होगा और बी दूसरा कोई रासायनिक पदार्थ होगा, और ये दोनों रासायनिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं। आपको यहाँ पे ये चीज देखना है कि ये अभिकारक कितने हैं, 2 हैं, एक 2 हैं, और ये यहाँ पे कितने लोग बन रहे हैं, केवल 1 लोग। मतलब जैसे 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब 2 लोगों को जोड़िए और 1 लोग बने। तो अगर इस तरह के फॉर्मेट में कोई भी अभिक्रिया है तो ऐसी ही अभिक्रिया को आप कहते हैं संयोजन अभिक्रियाएं। याद रखिए, जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिले और केवल एक उत्पाद बने, उसी अभिक्रिया को आप कहते हैं संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। बात याद रखिएगा, योगात्मक अभिक्रिया भी करके पूछ सकता है, इंग्लिश में कहते हैं एडिशन रिएक्शन। बात समझिए, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। याद रख लीजिए मेरी बात। अब आइए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। सबसे पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं
कि CaO, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया हुआ हूं मैं। CaO मतलब इसको कहते हैं चूना, और चूना को पानी में डाल दीजिए। आप देखे होंगे घर पे जब चूना की लिपाई पुताई होती है दीपावली के टाइम में, तब होता क्या है, चूना को जैसे ही पानी में डालते हैं बदबदाने लगता है, खौलने लगता है, मतलब चूना पानी से रासायनिक क्रिया करने लगता है और बन जाता है बाद में एक पेस्ट, जिससे आप पूरा घर की रंगाई पुताई कर देते हैं। और वही है ये चूना, इसको कहते हैं बूझा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम, बूझा चूना। और इसी से दोस्तों आप अपने घर की रंगाई पुताई पेंट कर देते हैं सब, ठीक है। ये देखिए, इसको कहते हैं चूना, इसको कहते हैं अनबूझा, मतलब पानी में भी नहीं कूदा है, अनबूझा चूना। और ये चूना अभी पानी में नहीं कूदा है, और जब इसको पानी में कूदा देंगे, यही है जल या पानी, जब इस चूना को इस पानी में कूदा देंगे तब आपको मिल जाएगा बूझा चूना। और तब ये धुआं फेंक देगा, थोड़ा सा धुआं फेंक देगा, मतलब खोलेगा ना तो उष्मा निकल जाएगी। और ऐसी ही उष्मा को आप डेल्टा H से दिखा सकते हैं, या यहाँ पे लिख सकते हैं उष्मा, ठीक है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके होने के बाद भी उष्मा निकलती रहती है, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं उष्मा छेपी अभिक्रिया उर्फ उष्मा फेंकी अभिक्रिया। बात समझिए ध्यान से, यह योगात्मक अभिक्रिया है। कब तक? जब तक इसमें उष्मा नहीं आप दिखा रहे हैं तब तक। अगर इस अभिक्रिया में उष्मा हटा दें, केवल इतना दिखे, 1, 2 और ये तीसरा दिखे, तब इस अभिक्रिया को आप क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। अभी भी ये संयोजन अभिक्रिया ही है। उष्मा की मात्रा आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, लेकिन अगर ध्यान दीजिए, अगर उष्मा छेपी अभिक्रिया अगर आप दिखा रहे हैं या उष्मा छेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिख रहे हैं, तब आपको यहाँ पे उष्मा दिखाना जरूरी है। अभी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप संयोजन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे आइए, क्या यही एक एग्जाम्पल है? दूसरा भी एग्जाम्पल है। वो कौन सा है? देखिए, 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2H2 प्लस O2, और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बना देता है 2H2O। ये हो गया उत्पाद, ये हो गया आपके अभिकारक हो गए, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस हो गई, ये ऑक्सीजन गैस हो गई, ये H2O बन गया। अब देखिए, कहीं कहीं आप फैशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे 2H2 के बाद ब्रैकेट में G लिखा होगा। G मतलब क्या है? गैस है। ये हाइड्रोजन किस अवस्था में होती है? इस हाइड्रोजन की भौतिक अवस्था क्या है? गैस है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, इसके भी बाद ब्रैकेट में ऐसे G लिख सकता है। G मतलब क्या हो गया? गैस, मतलब वो ऑक्सीजन जो है गैसीय अवस्था में होती है, या साधारण ताप और दाब पर ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अब देखिए, यहाँ पे H2O है। H2O मतलब क्या यहाँ पे बनाया जा सकता है? लिक्विड, क्योंकि ये जो लिक्विड जो H2O बनेगा ना, जल बनेगा, वो लिक्विड अवस्था में रहेगा, मतलब सामान्य ताप दाब पर द्रव अवस्था में होता है, इसलिए उसको हम लोग यल से दिखा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, क्या यही दोनों एग्जाम्पल हैं संयोजन अभिक्रिया के? अब नहीं कोई एग्जाम्पल है? है भाई, है, और है। देखिए आगे, देखिए, C कार्बन, करिखा कहते हैं इसे, कालिक कहते हैं। और जब इसको ऑक्सीजन में फैला देंगे तो धुआं बन जाएगा, काला धुआं, और यही है CO2। मतलब यहाँ पे 2 अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पर 2 अभिकारक मिलकर आपस में एक उत्पाद बनाते हैं। यह नाते ये क्या है? ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। अब देखो, आगे भी एग्जाम्पल है। जैसे देखिए, थोड़ा सा मिटा दो, थोड़ा सा देखिए, आगे देखते हैं हम लोग, रोक दीजिए। अब देखिए, अब हम क्या समझेंगे? अब समझेंगे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो परिभाषा याद रख लीजिए। अगर आपसे अलग से पूछा गया कि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो आप कहेंगे जिन अभिक्रियाओं के पूरा होने के बाद भी ऊष्मा निकलती रहती है, उसे कहते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। याद रखिए, नहीं याद हुआ तो फिर से समझिए। वे अभिक्रियाएं जिनके पूरा होने के बाद या जिनके पूर्ण होने पर ऊष्मा का निष्कासन होता है, या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, या ऊष्मा निकलती है, ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं। उदाहरण देखिए आगे। जैसे देखिए, इसका सबसे खास एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? सबसे खास एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का, वो आपको याद रखना। जैसे आप जानते हैं मेथेन, इसको मेथेन कहते हैं। अगर नहीं आपको मालूम है, कुछ दिन सब्र करिए, कार्बन की संयोजकता या कार्बनिक यौगिक की इक्वेशन है, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्या है। तब तक रुके रहिए थोड़ा सा। ये मेथेन है, इसको मार्स गैस कहते हैं, और कोयले की खानों में इसे मार्स गैस सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं। ये धान की खेतों में निकलती है, दलदली जगहों पे पाई जाती है, और बायोगैस में भी ये पाई जाती है, और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होती है, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए बता रहा हूँ। ये मेथेन गैस हो गई, और जब इसको हवा में जला देंगे दोस्तों, तब ये अभिक्रिया तो होगी ही, कोई न कोई उत्पाद बनेगा ही, लेकिन ये ऊष्मा निकालेगी। मतलब इस अभिक्रिया के बाद ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया।
जब इस मीथेन को जलाएंगे तब आपको देखिए कितना कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन है, दो कार्बन नहीं है, गलत हो गया, एक कार्बन है और यहाँ से ये ऑक्सीजन इस कार्बन के पास चली जाएगी। मतलब ये कार्बन यहाँ से हवा से अभिक्रिया करके धुआं बनाएगा सबसे पहले, धुआं, और यह धुआं यही है कार्बन डाइऑक्साइड, यही धुआं है, ठीक है। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बच गए, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन को ऐसे लिख लीजिए 2H2, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन और बढ़ा लीजिए, 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, और 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन कार्बन को दे दिए, 2 ऑक्सीजन इनको दे दीजिए, 2H2O, ये बन गया जल, और ये बन गया धुआं, धुआं जिसको धूम्र कहते हैं, स्मोक, और इसको क्या कहते हैं, हवा या वायु कहते हैं, और इनको क्या कहते हैं, मेथेन। और ये पूरी अभिक्रिया का क्या नाम हो गया, मेथेन का वायु में ऑक्सीकृत होना, या मेथेन का दहन कह सकते हैं। दहन हो जाएगा और धुआं यहाँ से निकल जाएगा, मतलब उष्मा यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ पे उष्मा भी दिखाएंगे। और यही अभिक्रिया एक ऐसी है जिसके पूरा होने के बाद उष्मा भी निकलती है, इसलिए इसको हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आशा करता हूँ बहुत जोरदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, दूसरा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मान लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, C6H12O6, ये क्या है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज है या स्टार्च है, और यही आप भोजन के रूप में अपने पेट में अंदर तक ले जाते हैं। दोस्तों बता दें कि हम जितने भी अन्न खाते हैं उनमें लगभग 80% से 90% तक ग्लूकोज ही होता है, मतलब हमारे शरीर में ग्लूकोज ही जाता है। चाहे हम रोटी खाएं, चाहे हम चावल खाएं, चाहे हम आलू खाएं, चाहे जितने भी पेड़ पौधों से बनी चीज़ें हम खा लेते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज रहता है। और यही ग्लूकोज जब हमारे शरीर में चला जाता है तो हमारा फेफड़ा ऑक्सीजन लेता है बाहर से, मतलब नाक के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन चली जाती है, और ये 6 बार ऑक्सीजन अंदर आती है, और जब ये ऑक्सीजन अंदर आती है तो ये हमारा भोजन ऑक्सीकृत होता है, भोजन जलता है। मतलब भोजन के जो बड़े बड़े टुकड़े हम अपने पेट में डाल लेते हैं वह छोटे छोटे कणों में विभाजित होता है, और उसके विभाजित होने से मतलब उसके विभाजन को हम लोग कहते हैं कि भोजन पच रहा है। और पचने से 2 तरह का चीज़ बनता है, एक हमारे शरीर के लिए लाभदायक, एक हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक। जो नुकसानदायक भाग होता है उसको हम किडनी से उत्सर्जन के माध्यम से बाहर कर देते हैं शरीर से, और जो लाभदायक चीज़ होती है उसको शरीर में अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उससे ब्लड बनता है और शरीर की इम्यूनिटी बनती है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, ये स्टार्च है या ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा हवा में, और तब क्या होगा, 6 बार CO2 बनेगी और 6 बार H2O बनेगा, और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा निकलेगी जो हमारे शरीर में ATP के रूप में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। मतलब इस अभिक्रिया को हम कह सकते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ठीक है, ग्लूकोज का दहन, ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। और यह ऐसी क्रिया है कि जिसके पूरे होने के बाद, इस अभिक्रिया के पूरे होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और H2O मतलब जल बनता है जो शरीर में ही रह जाता है, और हमारे शरीर में ऊर्जा भी निकलती है। चूंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकल रही है अभिक्रिया के पूरा होने पर, इसलिए हम इसको कह सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और यही अभिक्रिया श्वसन की भी अभिक्रिया है। अगर आपसे पूछा जाए श्वसन क्या होता है, श्वसन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए, तब ये चीज़ आपको लिखना बहुत ही जरूरी हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या है, मैं सारे पदों का नाम लिख दे रहा हूँ। ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन जो हम वायुमंडल से नाक के माध्यम से अपने शरीर में इंटर कराते हैं, ठीक है। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, आप जानते हैं बचपन से पढ़े, ये आपका जल हो गया, वो ऊर्जा हो गई जो ATP के रूप में हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, यही चीज़ है। अगर आपसे पूछा गया श्वसन क्या है, श्वसन क्या है, तो आप कहेंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें सभी जीव जंतु पौधों से, पेड़ पौधों से या भोज्य पदार्थों से अपने शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को लेते हैं, ठीक है, ग्लूकोज ग्रहण करते हैं या भोज्य पदार्थों के रूप में अपने शरीर में लेते हैं, और बाद में इस भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना ही श्वसन कहलाता है। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारियों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, और उसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे हम श्वसन कहते हैं, ठीक है, श्वसन कहते हैं। और यह क्रिया
किसी न किसी जीवधारी के शरीर में ही होती है। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया में होने वाली रासायनिक अपक्रिया का समीकरण निम्नलिखित है या ऊपर दिया गया है। ऐसे आप करके इस अपक्रिया को लिख सकते हैं और इसी के साथ यह आपकी संयोजन अपक्रिया और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया खत्म होती है। अब आपकी दूसरी रिएक्शन शुरू होगी और उस दूसरी रिएक्शन का नाम होगा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। आइए देखते हैं क्या होती है वियोजन अपक्रिया और उसी को कहते हैं अपघटन अपक्रिया। तो अब इन दोनों अपक्रियाओं का वर्णन करेंगे और उदाहरण भी लिखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो सोचते हैं कि थोड़ा सा वीडियो छोटी बने और आप लोग उसे पूरा अंत तक देखें, क्योंकि हम पूरी वीडियो तक कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव चीज़ें देते ही रहते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, और उस अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे की अपक्रिया यानी कि वियोजन अपक्रियाएं क्या होती हैं, अपघटन अपक्रियाएं क्या होती हैं। बड़े ही मजाकिया तरीके से उसको पढ़ेंगे और उसको समझने की भी कोशिश करेंगे, और ऐसे ही बस आप सुनते रहेंगे ना, 10-20 मिनट की वीडियो होगी, सुनते रहेंगे, सारी चीज़ें आपको रट जाएंगी। आशा करते हैं दोस्तों कि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी पसंद आएगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में बड़े से बड़े स्तर पर इसको शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।